मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सेंटर पे ही आगे बढ़ रहे हैं। सेंटर के कुछ क्वेश्चन ले हैं, शामिल कर रहे हैं। जहाँ जहाँ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वहाँ हम आके बताएंगे तुमको। देखिए भैया, कल हम आपको बताएंगे कि अगर ये सर्कल का सेंटर है और इसी आर्क से अगर हम यहाँ घूम रहे हैं, आर्क से का मतलब ये इसी वाली आर्क से, तो अगर इसी वाली आर्क से मैं सर्कल के सेंटर का एंगल बनाऊँ और इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट का एंगल बनाऊँ, तो इस सेंटर पे बना हुआ जो एंगल होगा, ये इस पार्ट पे बने हुए एंगल का हमेशा डबल होगा, यानी ये थीटा होगा, ये मेरे बच्चे 2 थीटा होगा। ये मैंने बात समझाई। अब भैया दूसरी चीज़ कि अगर इन्हीं बातों को मैं ऊपर उड़ा दूँ, ऊपर उड़ा दूँ मतलब मैं इसको यहाँ ले आऊँ, सीधा कर दूँ, इसको यहाँ ले आऊँ, सीधा कर दूँ, आप कहेंगे ये कोण कितने का बना? 180 डिग्री का। क्योंकि स्ट्रेट लाइन होगी 180 डिग्री। ये कोण कितने का होगा? आप कहोगे ये कोण होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे सर्कल है और अगर ये सेंटर है और ये कोण 180 डिग्री है, कभी तो बताया कि इस आर्क से सेंटर से बना एंगल 180 डिग्री है, तो इसी आर्क से दूसरे पार्ट पे बना एंगल जो होगा 180 का डबल होगा। ये 180 कितना होगा? क्या मेरी बात समझ पाई या नहीं? आए ना? पक्का? अब आ गया। यहाँ से एक चीज़ और भी थ्योरम है जिसे आप याद रख लीजिए, समझ लीजिए हमेशा के लिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। क्या अगर ये सर्कल का डायमीटर है, मेरे बच्चों डायमीटर पे कोई भी ट्रायंगल बनेगी, डायमीटर पे कोई भी ट्रायंगल बनेगी वो हमेशा ही रहेगा। डायमीटर में यहाँ कोई ट्रायंगल बनेगी तो राइट एंगल, डायमीटर में यहाँ कोई ट्रायंगल बनेगी तो राइट एंगल। यानी व्यास पे जो भी त्रिभुज बनेगी, व्यास पे जो भी त्रिभुज बनेगी वो सारी की सारी त्रिभुज समकोण। व्यास पर जो भी त्रिभुज बनेगी मेरे मित्र वो हमेशा ही समकोण होती है। हम इसको बोलते ऐसे हैं कि व्यास पर बना कोण समकोण होता है, या हम इसको ऐसे भी बोलते हैं अर्धवर्ग पर बना कोण समकोण होता है। डायमीटर पे बना एंगल 90 होता है। डायमीटर मतलब ये डायमीटर, इस डायमीटर से इस सर्कल पे कोई भी एंगल बनाओ सारा 90 होता है। मैं यहाँ बनाऊँ ये भी 90, तो मैं यहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ, यहाँ बनाऊँ, ये सारे ही 90 होंगे। ये सारे ही कोण मेरे बच्चे कितने होंगे? 90 डिग्री पक्का। जितने भी कोण बनेंगे वो सारे के सारे 90 डिग्री के। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंगल मेड ऑन सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। ठीक है, या एंगल मेड ऑन राइट एंगल इज 90 डिग्री। एक गधा कह रहा है ब्रिजेश भाई, ये तुम आज टाइप के नंबर 1 हो उन्होंने। अभी क्या बता रहा था इससे पहले की कहानी? अगर ये सेंटर है तो सेंटर पे अगर ये कोण 180 डिग्री है, इससे पहले समझा कि ये कोण हमेशा ही इसका क्या रहता है? आधा। तो 180 कितना बनेगा ना भाई? तो बनेगा। अभी तो समझा क्या है यार? ये तो तुम लेट जुड़ते हो क्लास में, फिर तुम डाउट भी पूछते हो। आओ भैया बताओ सवाल को। जी ओ सर्कल का सेंटर है, अगर बच्चे ओ सर्कल का सेंटर है, ये डायमीटर में, और मैंने अभी समझा कि डायमीटर में बना एंगल हमेशा रहता है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का है, ये 40 का 3 निकालोगे कितने का आएगा? यही पूछा है। एक एंगल भी बनेगा तो होगा 50 डिग्री। बताइए भैया। कहता है ए बी 6 सेंटीमीटर, ए बी है, बी सी 8 है। हम जानते हैं अच्छे से कि ए सी की लेंथ क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। अब सर्कम सर्कल की रेडियस का फार्मूला लिखा है तो भैया क्या? ए इंटू बी इंटू सी अपॉन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। कहानी ये है मित्र, तीनों साइडों की बात करें तो 6 गुना 8 गुना 10 बटे 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हाफ इंटू 6 इंटू 8 या 24। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 24, 8 या 24, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो रेडियस आ गई 5। ये तो था मेरे बच्चों डिटेक्टर का, तो था डिटेक्टर का। आपको अगर याद होगा तो कल मैंने सर्कम सेंटर बनना सिखाया था आपको, वहाँ सिखाई थी बात कि सर्कम सर्कल जो बनता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका सेंटर कहाँ पे बनता है? हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे। कहाँ बनता है? तो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे बनता है, समकोण के मध्य बिंदु पर। तो जो मध्य बिंदु होता है ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। आपको एक बार याद होगा मैंने लिखा है कि आर जो होता है वो h/2 होता है, यानी हाइपोटेन्यूज का राइट एंगल ट्रायंगल में जो आधी वैल्यू होती है वही हमारी सर्कम रेडियस होती है। परिधि हाइपोटेन्यूज 10 है तो 10 का आधा 5, तो सर्कम रेडियस आ गई मेरे पे 5। किसी भाई को दिक्कत है? बोलो जी भाई। चीजें पीछे की सारी याद रखनी तभी समझ में। बताइए। देखिए दोस्तों, कहानी ये है कि एबीसी ट्रायंगल है, एबी की लेंथ है 6 और बीसी की लेंथ है 8। एसी की लेंथ है 10 है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना 6 8 10 है जी। बीडी डीई और ईसी का रेशियो बीडी ये 1 है, डीई 2 है और ये 1 है। अच्छा सबसे पहले बताइए 6 8 10 राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी कि नहीं बनेगी? 100% बनेगी। 6 8 10 राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिपलेट बनाता है। तो मैं कहूं ट्रायंगल के एरिया क्या होगा? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 6 गुना 8। क्योंकि सबसे बड़ी साइड 10 है तो 10 तो हाइपोटेन्यूज होगा 8 से 48, 48 का आधा 24 आंसर। यानी पूरी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है मेरे बच्चों कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब आते हैं यानी इस पूरी ट्रायंगल के एरिया है 24। अब इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला। कल ही आपको बात याद होगी मैंने समझाया था कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर कोई त्रिभुज है और मेरे बच्चों अगर 2 या 2 से अधिक त्रिभुज किसी एक ही सीधी रेखा पर आधारित हो, एक ही सीधी रेखा पर आधारित हो और उनका एक उपधेय शीर्ष भी हो, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात वही होता है जो इनके आधार के लंबाई का है। अगर एडीई का एरिया बताइए, ये वाला एरिया बताइए क्या है ना? हमें पता है इनके एरिया का रेशियो 1:2:1 होगा, है ना? तो 24 को 1 2 1 में बांटना है। तो अगर एबीडी पूछा होता, एबीडी और ना समझना है इसको डायरेक्ट कर लेंगे। ये एरिया 1 2 1 1 और 2 3 और 1 4, तो 4 यूनिट एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है 24 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6। अब आपसे पूछा क्या एडीई, तो एडीई कितना है जी? 2 यूनिट, तो 1 यूनिट 6 तो 2 यूनिट आ जाएगा 12, तो डी आंसर क्या आएगा मेरे भाई? डी आंसर। आप कहते राइट एंगल लग नहीं, लगने से मतलब नहीं, साइडों की लेंथ से दिखाई देना चाहिए आपको। ठीक है करिए जी।
देखिए आप, इसमें आने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ आपको, उन बेसिक प्रॉपर्टी को सीख लीजिए। देखिए आप सबसे पहले ये समझिए कि अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये जो समकोण त्रिभुज है, अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड है मान लीजिए परपेंडिकुलर, ये साइड है ए, ये साइड है बी और ये साइड है सी। हम ये बात अच्छे से समझते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, सी स्क्वायर, फाइनल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा सी। दूसरी मैं कहूँगा ट्रायंगल का एरिया बताऊँ, आप कहेंगे एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दूसरी अगर मैं कहूँ यार मैं यहाँ से एक अल्टीट्यूड इस पर डालना चाहूँ, इस अल्टीट्यूड की लेंथ मान दोबारा आपसे, तो अगर मैं चाहूँ तो इस ट्रायंगल के एरिया ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि परपेंडिकुलर पी हो गया और बेस होगा सी, परपेंडिकुलर पी हो गया और मेरे बच्चे बेस होगा सी, ऐसे निकाल सकते हैं। तो एरिया तभी भी आ जाएगा क्या, हाफ इंटू बेस हो गया सी और हाइट होगी, आपसे हाफ कटा, पी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो ए इंटू बी अपॉन सी, ए इंटू बी अपॉन सी, ये मेरे बच्चों पी की जो वैल्यू आएगी ए इंटू बी अपॉन सी, है ना, पक्का किसी भाई को दिक्कत है? यानी मेरे बच्चे पी की जो वैल्यू है वो ए अपॉन बी इंटू अपॉन सी, यानी इसकी जो लेंथ होती है वो हमेशा ही परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है हमेशा। जैसे मैं सवाल में आपको कह दूँ कि यार राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी साइड 6, इसकी साइड 8, इसकी साइड लेंथ 10 ना, और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं और इसकी लेंथ होती है, इसकी लेंथ होती है, तो पी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ही परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दो बार बस पी की जो वैल्यू होगी वो 24/5, पी की वैल्यू 24/5 है ना। आओ जी दोस्तों समझो बात को, पी की वैल्यू होगी जी 24/5, यानी 5 चौक 20, 5 8 40, 4 8। हाँ समझ गए मेरे बच्चों, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ, दोनों साइड कर दूँ स्क्वायर और इसे पलटूँ इसे, तो ये आ जाएगा 1/p और ये आ जाएगा c/a। अब मैं चाह रहा हूँ कि दोनों साइड स्क्वायर करूँ, इधर भी और इधर, 1 का स्क्वायर तो बनी गया। अब बेटा ऊपर बना c स्क्वायर और c स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम? अच्छा सीरीज में इस बार एक सवाल पूछा, क्या ये 4 ऑप्शन दे दिया और कहा कि ये a b c है, ये p है, तो बताइए कौन सा रिजल्ट होगा, तो pc स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर रहेगा। 4 ऑप्शन दे रखे थे, बताइए कौन सा रिलेशन सही। तो इतनी सी बात से यही सवाल पूछ बेटा, आप ध्यान रखना कि p स्क्वायर इंटू c स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। रिजल्ट दूसरी देखो यार, c स्क्वायर की वैल्यू हम वहां से उठा लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये 1/b स्क्वायर। अब यार करें क्या कि a स्क्वायर b स्क्वायर को एक बार इसके बटे ले जाएंगे तो 1/b स्क्वायर है, एक बार इसके बटे लेके जाए तो 1/a स्क्वायर है, इक्वल टू आया 1/b स्क्वायर। मेरे बच्चों ये बहुत ही खूबसूरत संबंध है जिसके बारे में आपको पता रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि 1/p स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है। 1/p स्क्वायर इक्वल होगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। एक बार इस बात को समझ लो, 10 सेकंड आगे बढ़ो। बात क्लियर है भाई यहाँ तक? एक चीज़ और समझिए यार, ये जो मैं भी समझा रहा हूँ वैसे तो ये मुझे वक्त आने पर आपको समझानी है, जब मैं सिमिलरिटी समझाऊंगा, कॉन्ग्रुएंसी समझाऊंगा सेंटर के बाद, तब मैं इसको समझाऊंगा। अभी सिर्फ आप इतनी बात समझ लीजिए कि अगर किसी ट्रायंगल की कोई दो साइडें आपस में बराबर होती हैं, अगर किसी त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं अगर आपस में बराबर होती हैं, तो जो दो साइडें बराबर उनके कॉमन वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे अगर मैं 90 डिग्री का कोण बना दूं तो सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दो तरफ वांगसम त्रिभुज बना देता है, दो तरफ वांगसम त्रिभुज बना देता है। आप कहेंगे सर्वंगसम क्या? तो सच मायने में अभी हम सर्वंगसम के डिस्कशन पे नहीं जाएंगे, करीबन 2-3 क्लास के बाद सर्वंगसम आएगा, वहां समझा। अब लीजिए मित्रों, मैं ये समझा रहा आपको कि अगर दो साइडें बराबर हैं तो बीच वाले साइड से नहीं, जहां दो साइडें बराबर की कॉमन वर्टेक्स से इसमें 90 डिग्री बनाओगे तो दो बराबर हिस्सों में बांटेगा ही बांटेगा। या अगर ये दो साइडें बराबर हैं और इस वर्टेक्स से इसका मिड पॉइंट मिला दें, जैसे दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है तो 90 डिग्री बना। थोड़ी कम पल्ले पड़ रही होगी, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं कराऊंगा इसे बारी। अभी सवाल में यूज है इसका, इसलिए पढ़िए सवाल। जी O is the circumcenter of triangle ABC और D is perpendicular to BC। और में समझिए O is the circumcenter of triangle ABC। कहता जी ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC, इसका O सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर मैंने परिधि। तो मैंने आपको बहुत बड़ी बात समझाई कि सर्कमसेंटर एक ऐसा सेंटर है जिससे ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स की लेंथ बराबर होती है। ये जो लेंथ है मेरे बच्चे आपस में बराबर, ये जो लेंथ है ये मेरे को हमेशा बराबर। आप कहेंगे क्यों बराबर? क्योंकि बेटा ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है। ये सर्कमसेंटर मतलब सर्कल कीजिए और लिखवाया था इन सेंटर इज द ओनली सेंटर व्हिच इज इक्वी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ईच साइड। अंत केंद्रीय ऐसा केंद्र होता है जिससे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंब दूरी समान होती है, और परिकेंद्रीय ऐसा केंद्र होता है जिससे त्रिभुज के सारे शीर्षों की दूरियां बराबर होती है ना, ये परिकेंद्र। इसका मतलब ये है कि ये दोनों साइडें बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। हाँ, और मेरे बच्चे अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है
और अगर मैं यहाँ से जो कि सवाल ने कहा कि वो जो ओडी बीसी पर लंबे ओ से बीसी पे परपेंडिकुलर इज डी, तो अभी एक बात बताई थी कि इसे दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। बीसी की लेंथ 40 है तो बेटा ये लेंथ आ जाएगी 20 और ये लेंथ हो जाएगी 20। पूछा क्या बीडी की लेंथ, तो बीडी की लेंथ हो जाएगी 20। ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ अभी अच्छे से समझ नहीं आया होगा, क्योंकि सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट समझना और चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी जुड़ी हुई है ना, कहीं ना कहीं इंटरलिंक है, धीरे धीरे सुलझे। इस बात को ध्यान से दोबारा देखिए, यहाँ दोबारा है, ठीक है, बेहद ही जरूरी डिस्कशन चल रहा है, इस डिस्कशन में नजरें इधर से उधर नहीं होनी चाहिए दोस्तों। एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल मेरे बच्चों बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, हजारों हजार साल का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और हर बार सवाल आता है, बहुत अच्छा लगा। देखिए यार, अगर मैं इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूं, आप अच्छे से जानते हैं, अगर मैं इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूं, अगर मैं इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचूं, तो आप अच्छे से इस बात को समझते हैं कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ये कभी भी वर्टेक्स से ऊपर नहीं होता, बताया था, भी था, बोला भी था। ये समकोण समद्विभाजक जो होता है वो त्रिभुज के शीर्ष से सामान्यतः नहीं गुजरता, सिर्फ दो ही स्थितियों में गुजरता है, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल आइसोसेलेस, जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये 90 तो बनाता है, ये 90 तो बनाता है इसमें, और इसे दो बराबर हिस्सों में भी बांटता है ना, दो बराबर हिस्सों में भी दोस्त बांटता है, पक्का। लेकिन ये लाइन किसी भी सूरत में वर्टेक्स से होकर नहीं गुजरती है, वर्टेक्स से होकर दोस्त नहीं गुजरती, पक्का। किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में, किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी। आइए अब थोड़ा सा आगे बात को समझते हैं। अगर ये राइट एंगल है बेटा, तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये इसका सर्कम सर्कल होगा, ये इसका सर्कम सर्कल, ये इसका परिवृत्त होगा मेरे दोस्त, ये इसका परिवृत्त होगा, और ये इसका अगर परिवृत्त है तो कहानी ध्यान से देखिए, अगर ये परिवृत्त है तो ये मेरे बच्चे परिकेंद्र हो, ये मेरे बच्चे परिकेंद्र हो। और मैंने एक बात आपको पहले भी समझाई थी कि सर्कम सेंटर ही इकलौता ऐसा सेंटर है, कर्लिंग लाइन से समझा देता हूँ या इसी से समझाता हूँ, चलो इससे, इस सर्कम सेंटर ही इकलौता ऐसा सेंटर जिससे ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स की लेंथ इक्वल रहती है। मैं इसे थोड़ा सा आगे दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ, तीनों ही वर्टेक्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल रहती है, तीनों ही वर्टेक्स की लेंथ इक्वल होती है, और इस इक्वल लेंथ को ही मेरे दोस्त हम सर्कम रेडियस कहते हैं, इस इक्वल लेंथ को ही हम सर्कम रेडियस कहते हैं। अब सवाल ये उठता है मेरे भाई, सवाल ये उठता है कि क्या ये वाली लाइन वर्टेक्स होकर गुजरेगी, तो बिल्कुल नहीं गुजरेगी। ये वाली जो लाइन रहती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वर्टेक्स से होकर नहीं गुजरती है ना। तो ये बताइए क्या सेंटर से ये जो लाल रंग वाली लाइन खींची क्या इस पे 90 बनाएगी, तो दोस्ती नहीं, तो ये दोस्त नहीं, ये लाइन 90 नहीं बनाएगी। थोड़ा और क्लियर करता हूँ ताकि चीजें और मस्त तरीके से दूर हो, डाउट हमारा, ठीक है। बहुत जरूरी भाई इस बात को समझना, ये वर्टेक्स से होकर नहीं गुजरती, ठीक है जी। और अब समझिए, यहाँ से ये जो लाइन इसको मिला रहे हैं, ये मित्र इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती, ये इस पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती, क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये वाली लाइन मेरे भाई 90 डिग्री का कोण बनाती है, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये वाली लाइन 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये वाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लेकिन ये लाल रंग वाली 90 डिग्री का एंगल इसमें नहीं बनाती, ठीक है जी दोस्त, बात आई समझ। लेकिन ये जो लाल रंग वाली ट्रायंगल है हमारी सर्कल की रेडियस होती है, जैसे अगर इस ट्रायंगल की साइड 6, 8 और 10 मान लो, 6, 8 और 10 मान लो मेरे बच्चों, तो आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज जो है वो 10 है, और सर्कम सर्कल की जो रेडियस होगी हाइपोटेन्यूज की आधी होगी, कितनी होगी 5, तो ये लेंथ होगी 5, ये वाली लेंथ होगी 5, समझ रहे हो, ऐसे ये लेंथ होगी 5। दूसरी बात, अगर मैं आपको ये कह दूं, यार मैं यहाँ से, अगर मैं ये कह दूं आपको कि मैं यहाँ से इसके ऊपर एक एंगल बनाना चाह रहा हूँ 90 डिग्री का, एल्टीट्यूड खींचना चाह रहा हूँ, एल्टीट्यूड खींचना चाह रहा हूँ मेरे भाई, ये जो एल्टीट्यूड खींचूंगा ना, इसकी लेंथ भी आपको भी 1 सेकंड पहले निकालनी सिखाई थी, अगर ये साइड 6 है, ये 8 है, 10 है, इस पी की एल्टीट्यूड की जो लेंथ होगी 4.8 होगी, तो कितनी होगी 4.8 होगी। तो बात ये समझिए कि इसकी लेंथ होगी 4.8, और ये जो रेडियस है, मेरे भाई, जो ये रेडियस है, ये वाली जो रेडियस है मैंने कलिंग कर दी, इसकी लेंथ होगी 5। तो आप गलतफहमी ये ना क्रिएट करिएगा कि ये जो एल्टीट्यूड है ये यहाँ पे जाके मिलता ना, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, और ये हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है मित्र, तो यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होकर गुजरेगा, और यहाँ से इस लाइन को बनाएंगे तो ध्यान रखना 90 नहीं बनाती, और जो यहाँ से 90 बनाओगे वो मिड पॉइंट से होकर नहीं गुजरता, और जो मिड पॉइंट से होकर गुजरेगी लाइन वो 90 बनाएगी लेकिन वो वर्टेक्स से होकर नहीं गुजरती। बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करो अगर समझ पाओ तो। जो समकोण समद्विभाजक है वो शीर्ष से होकर नहीं गुजरता, लेकिन वो मध्य बिंदु से गुजरता है और 90 डिग्री का बनाता है। जो शीर्ष से इस मध्य बिंदु को मिलाते हैं, तो ये वाली जो लाइन कहलाएगी, ये मीडियन भी कहलाएगी, क्योंकि वर्टेक्स से सामने वाली साइड की मिड पॉइंट को लाने वाली लाइन मीडियन होती है, तो ये सामने वाले पे 90 डिग्री नहीं बनाती, और यहाँ से जब हम सामने वाले पे 90 खींचेंगे तो ध्यान रखना मिड पॉइंट पे जाके नहीं मिलता, कहीं और इधर बनेगा, लेकिन मिड पॉइंट पे 90 डिग्री नहीं बना है ना, क्लियर है मेरी बात। यानी यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो खींचेंगे मिड पॉइंट से होकर गुजरेगा, लेकिन 90 ना मिड पॉइंट से होकर गुजरेगा 90 बनाएगा, लेकिन वर्टेक्स से नहीं जाएगा, वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो मीडियन होगी 90 नहीं बनेगी, ये इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे 90 बनाएंगे तो मिड पॉइंट से होकर नहीं जाएगी। इस रिकॉर्डिंग को बार बार चला के देखना, पॉइंट टू पॉइंट नोट करना, ठीक है। अब आ गया, अब मेरा सवाल बड़ा साफ सुथरा हुआ क्या कि भाई मेरे अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये साइड 6 है, ये 8 है, या 10 है, कोई भी लेंथ हो, तो इसका अगर ये मिड पॉइंट है, ये अगर इसका मिड पॉइंट मध्य बिंदु है, तो मिड पॉइंट से ये वाली जो लेंथ होगी ना, ये हमेशा ही हाइपोटेन्यूज की आधी होगी, ये हाइपोटेन्यूज की आधी होगी, और किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त? मीडियन कहलाती है, मध्यिका कहलाती है, क्या कहलाती है? मध्यिका। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से सामने वाले पे 90 बना दूं, जैसे 10 थी तो इसकी लेंथ 5 है, तो ये लेंथ आएगी 4.8, लेकिन ये मिड पॉइंट से होगी नहीं। बहुत क्रिस्टल क्लियर करती है चीज़। अब आ गया, देखिए समय लग रहा है, कुछ चीज़ें अनक्लियर आपके लिए होंगी अगर आप रोज नहीं पढ़ रहे हैं।
ये डी जो है वो ए सी पर लग रहा है, बी डी जो है वो ए सी पर लग रहा है, ठीक है। तो ये करते क्या है, ये ए मान लो समझने के लिए, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, कुछ भी समझ नहीं, इसे कहता है बी डी जो है वो ए सी के परपेंडिकुलर मान लीजिए, कहता है ए डी और डी सी बराबर है, ये दोनों साइडें बराबर, त्रिभुज क्या होगा मेरे बच्चों, अब आगे सवाल देखिए दोस्तों, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हमेशा उसमें एक नियम रहेगा कि अगर दो साइडें इक्वल हैं तो यहाँ से जो एल्टीट्यूड आएगा वो तीसरी साइड को दो बराबर भागों में बांटेगा, या अगर दो साइडें बराबर है तो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो एल्टीट्यूड बनेगा। दूसरा, अगर किसी त्रिभुज में हमने यहाँ से एल्टीट्यूड खींचा और अगर इस एल्टीट्यूड ने सामने वाली लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कुछ और नहीं आइसोसेलेस है, ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि वही रिजल्ट एक दूसरे के रिवर्स है ना। बहुत अच्छे से बात नहीं समझ आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, डिटेल बताऊंगा कैसे ये होता है, तो उसमें सिमिलरिटी और दूसरी चीज, अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जी से भैया, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइडें बराबर होती हैं और ये भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा, समबाहु त्रिभुज में अगर ये लाइन अल्टीट्यूड है, अगर ये लाइन अल्टीट्यूड है, हिंदी में दोनों में लिखा, अगर ये लाइन अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड को हिंदी में कहते हैं अविलंब है, अविलंब है, तो यही लाइन मेरे बच्चों मीडियन भी कहलाएगी, जिसे हम माध्यिका भी कहते हैं, यही लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहलाएगी, जिसे हम समकोण समद्विभाजक कहते हैं, समद्विभाजक कहते हैं, और यही लाइन मेरी एंगल बाइसेक्टर भी कहलाएगी, एंगल बाइसेक्टर भी कहलाएगी, कोण समद्विभाजक, इसे हम कोण समद्विभाजक ध्यान रखें। ये जो लाइन है ये मेरे बच्चों अल्टीट्यूड भी कहलाएगी, यही लाइन मेरी मीडियन भी कहलाएगी, यही लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहलाएगी और यही लाइन मेरी एंगल बाइसेक्टर भी कहलाएगी। क्या फिर से समझाता हूं, अगर समबाहु त्रिभुज है तो ये रेखा हर चीज को निरूपित करेगी, ये मिड पॉइंट पे भी मिलेगी, मीडियन भी कहलाएगी, दो बराबर भागों में भी बांटेगी, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहलाएगी और इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, ये मेरी बात है एंगल बाइसेक्टर भी कहलाएगी, है ना। बात समझ रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, ये सारी कहानी इक्विलेटरल में तो होनी ही होनी है, आइसोसेलेस में तो केवल तभी होती है जब दो बराबर साइडों के कॉमन वर्टेक्स से सामने वाली भी खींचे, है ना, तो ये दोनों साइडें बराबर होती हैं, अगर दो बराबर हिस्सों में बांटे तो दोनों साइडें बराबर है, लेकिन इक्विलेटरल में तो कहीं से भी खींच लो सारी साइडें बराबर हैं तो 100% वहां पे सेटिस्फाई करती है, क्लियर है। यानी समबाहु त्रिभुज में एल्टीट्यूड भी होगी, मीडियन भी होगी, बाइसेक्टर भी होगी, एंगल बाइसेक्टर भी। दूसरा, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैं एक क्वेश्चन समझा के हटा था, ये अगर मान लो यहाँ मैंने समझाया कि भाई जो एल्टीट्यूड होता है उसकी लेंथ अलग निकल के आती है, जो रेडियस होती है यानी वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिलाते हैं, ये मीडियन भी कहलाएगी क्योंकि वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिला है, तो इसकी लेंथ डिफरेंट आती है, समझ रहे हैं, इसकी डिफरेंट, लेकिन अगर यही केस राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में, अगर यही केस मेरे भाई राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में, अगर यही केस समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में हो, मतलब ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए, अगर ये दोनों लेंथ बराबर है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर मतलब इस मिड पॉइंट को मिलाएंगे ना, यहाँ से जब मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो सर्कम रेडियस कहलाएगी, अभी तो बताया कि वर्टेक्स से मिड पॉइंट को जो लाइन मिलाएगी ये रेडियस कहलाएगी, क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी, हाँ ना। तो मेरे बच्चों अगर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी दोनों साइडें बराबर हैं तो यही लाइन हमारी रेडियस भी कहलाएगी, यही हमारी मीडियन भी कहलाएगी, क्योंकि वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे मिड पॉइंट को मिला रहे हैं, यही मेरे बच्चों इसमें 90 भी बनाएगी यानी अल्टीट्यूड भी कहलाएगी, अविलंब भी कहलाएगी, और अगर ये 90 भी और मिड पॉइंट भी है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहलाएगी, और ये मेरे बच्चे इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांटेगी यानी एंगल बाइसेक्टर भी कहलाएगी, कोण समद्विभाजक भी कहलाएगी, सब कुछ कहलाएगी अगर ये लाइन इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, 90 बनाएगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, तो क्या मेरी बात समझ में आई। तो ये जो केसेस है ये राइट एंगल आइसोसेलेस में अप्लाई होते हैं, मैंने पीछे जो केसेस सिखाए वो इक्विलेटरल में भी अप्लाई होता है और आइसोसेलेस में भी अप्लाई। अब हम आते हैं सवाल, यहाँ इस सवाल में क्या है, तो देखो यार अगर ये दो बराबर भागों में बांट रहा हूं 90 बना रहा है तो इसका मतलब दोनों साइडें बराबर होंगी यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, और इक्विलेटरल में तो ये सारे केस हैपन होते ही हैं, इक्विलेटरल में तो होते हैं, यानी मेरे दोस्त इसका जो आंसर होगा ए और डी दोनों, ए और डी दोनों। तेरा 4.8 कैसा है भाई, गधे के सिंग नहीं होते हैं, लगाने पड़ते हैं, आपको लगाने पड़ेंगे। ये क्या सिखाया था 4.8, ये 4.8 का क्या आया था अंकित, तो तेरा 4. कैसे आया था, 4.8 सिखाया नहीं था, 4 या 10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इससे पहले रिजल्ट प्रूफ करके दिखाया था, इससे पहले मैंने रिजल्ट भी प्रूफ करके दिखाया था, ये देख यहाँ बेसिक समझाया पूरा, रिजल्ट तैयार करवाया, इस पी की जो वैल्यू होती है वो a into b upon c होती है, दिखाया यहाँ पे, इसके ऊपर एग्जांपल दिख रहा है, तुम थोड़ी यार है पूरा कौन पकड़ना पड़ता है ज्योमेट्री पढ़ाने, तुम लेते हो कैसे देते तुम लेते पढ़ो जी। देखिए दोस्तों वाहियात ही हल्का सवाल दिया, सवाल में कह रहा है क्या, ये ट्रायंगल एबीसी में बीसी की लेंथ है 400, 40, एडी की लेंथ है 20, एडी बीसी का लंबा है तो त्रिभुज एबीसी का एरिया है, पूरी ट्रायंगल के एरिया नहीं निकाल दोगे कैसे, हाफ बेस हो गया 40, हाइट हो गया 20, तो 400 आंसर क्या है मेरे भाई 400, है ना। करो
है जी एबीडी का एरिया बताइए क्या होगा सर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ बीसी को डी जो है वो 2:3 में बनता है, यानी ये लेंथ 2 है तो ये लेंथ 3। बेटा एक बात बताइए, कल एक नियम पढ़ाया था आपको कि अगर दो ट्रायंगल एक ही स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड हो और उनका एक कॉमन वर्टेक्स भी हो, उनका एक कॉमन वर्टेक्स भी हो, तो उनके एरिया का रेशियो वही होता है जो उनके बेस की लेंथ का रेशियो। इसका एरिया 2 होगा तो बेटा इसका एरिया 3 होगा, तो दोनों का टोटल एरिया 2 3 5 5 यूनिट कितना दे रहा है 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 है ना। एबीडी का एरिया बताइए तो 8 दूनी 16, ये वाला 16 पक्का। यही आपसे पूछा, कोई दिक्कत नहीं, आप चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन आइए आगे हमें कॉन्सेप्ट समझना है। बहुत ही अच्छा सवाल। रवि ये ट्रायंगल ये एबीसी कह जी एबी 14 है, एसी 20 है और बीसी भैया 12, यही बात है बेटा। एडी एंगल बाई सेक्टर है, कौन का कौन सा विभाजन। तो कह रहा है एबीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, क्या होगा वो तो निकाल ही लेंगे। एबीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या होगा बताओ भाई। देखिए दोस्तों आप अच्छे से इस बात को जानते हैं कि ये जो ट्रायंगल है एबीसी इसका एरिया बताओ क्या होगा। ये 14 12 20 है ना, तो दोस्तों ऐसे देखो ये ट्रायंगल है, ये साइड 14 ये 12 और ये 20 है, 14 12 20। अगर मैं इसका एरिया निकलवाना चाहता हूँ आपसे तो क्या होगा। आप देखिए सर पहले निकाल लीजिए एस माइनस सेमी वो होगा तीनों साइडों का जोड़ बटे 2, तो या 14 और 12 26 26 और 20 40 40 का आधा 30 लिखना कैसे। अब हमें एरिया चाहिए, फार्मूला होता है एस एस यानी 23 23 माइनस 12 करोगे तो 9 आएगा, 23 माइनस 14 करोगे तो या 23 में से 12 गया 11 आएगा। एस माइनस ये तो 23 में से 12 गया भैया, ये आया 11, 23 में 14 गया 9, 23 में 20 गया 3 है ना। बस सकते आपको ये फार्मूला आपने प्रैक्टिस किया हो, कोई बड़ी चीज़ है नहीं है ना, बहुत आसान सी बात। अब इसको सोल्व करेंगे, 9 का वर्गमूल आ जाएगा कितना 3। अब बेटा सोल्व करोगे से तो तबाह हो जाओगे, 23 3 69 को 11 से करोगे तो 9 है ना, और यहाँ 9 से 15 यह आया इस ट्रायंगल का एरिया 14 12 20 759 आया इस ट्रायंगल का एरिया कितना 3 रूट 759। अब बेटा एक बात बताओ, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों, तो आपको बताया था कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो जो रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा वही रेशियो इस साइड का इस साइड से होगा, तो 2 7 14 2 5 ना 2 नहीं 20, तो इन साइडों की लेंथ का रेशियो होगा 7:10। किसी भाई को कोई दिक्कत है अगर इनका रेशियो 7:10 है तो बाकी मिटा डालते हैं। कैसे मिटा डालते हैं देखिए, मुझे समझना है ये जो दो ट्रायंगल इनका बेस एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, दोनों का एक वर्टेक्स कॉमन है, अगर दोनों का एक वर्टेक्स कॉमन है दोनों एक सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं तो इनके एरिया का रेशियो वही होगा जो इनके बेस की लेंथ का रेशियो है ना। तो भैया टोटल एरिया कितना था इनका 3 रूट 759 है ना। इसका एरिया 7 यूनिट है तो इसका एरिया 10, तो टोटल दोनों का एरिया 7 और 10 17, तो 17 यूनिट कितना, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 17। पूछा क्या आपसे एबीडी का एरिया, एबीडी का एरिया कितना है 7 2 7, तो आंसर आएगा 7 3 21 बटे 17, 21 बटे 17 रूट 759 ये आपका आंसर। मेरे बच्चों ये आपका आंसर हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बेटा डेली स्टडी करते रहो, कैसे क्लियर होगा पूरा कॉन्सेप्ट, लगातार काम करोगे तब जाके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पढ़िए जरा। अरे ध्यान तो की आवाज ही नहीं जा रही थी। देखिए अब और जारी माइक पर ध्यान, ऐसे सुस्ती ना करें। मीडियन जो होती है उसको हम एरिया बाइसेक्टर भी कहते हैं, मध्यिका को क्षेत्रफल द्विभाजक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं समझिए, जैसे ये त्रिभुज हमने यहाँ से मीडियन की थी तो डी पॉइंट, आपने क्यों डी पॉइंट, क्योंकि मध्यिका की परिभाषा होती है। इसी तरह मध्यिका की परिभाषा होती है कि किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से त्रिभुज के किसी शीर्ष से त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को जाकर मिलती है। तो कुछ मध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को जाकर मिलती है। अगर ये मध्य बिंदु को जाकर मिल रही है तो मिड पॉइंट पर, अगर मिड पॉइंट पर ये लेंथ 1 है तो ये लेंथ मेरे बच्चों क्या होगी 1 होगी। अगर ये लेंथ 1 है ये लेंथ 1 है, अगर ये दोनों ही लेंथ आपस में बराबर है तो आप कॉन्सेप्ट लगा दो वो वाला कि भाई इन दोनों ही ट्रायंगल में इनका जो बेस है वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, और दोनों का ही मेरे बच्चे कॉमन वर्टेक्स है, दोनों का बेस एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है और दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स है, तो इनके एरिया का रेशियो वही है जो इनके बेस की लेंथ का रेशियो, जो इनके बेस की लेंथ का रेशियो है वही इनके एरिया का रेशियो है। तो अगर इनके बेस की लेंथ 1:1 है तो एरिया 1 हुआ, तो एरिया भी क्या हुआ है ना, यानी दोनों के एरिया का रेशियो 1:1 होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि भाई जो मीडियन होती है जो मीडियन होती है वो हमेशा ही एरिया को बाइसेक्ट करती है पक्का। जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहाँ कहा कि इस पूरी ट्रायंगल का एरिया 100 यूनिट है, और अगर मैं यहाँ से मीडियन खींचूँ तो भैया इसको दो बराबर भागों में बांटेंगे, एरिया भी 50 आएगा, एरिया भी 50 पक्का। बड़े सारे सवाल इसके लिए इस पर आगे कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए जी आपको याद होगा मैंने सिखाया था सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड सेंट्रोइड को हम कहते हैं केंद्र, क्या कहते हैं केंद्र, क्या कहते हैं केंद्र। मेरे बच्चों आप अच्छे से जानते हैं ट्रायंगल की तीनों साइड्स ना तीनों मीडियन खींचने पे तीनों मीडियन जहाँ टकराती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं सेंट्रोइड कहते हैं, केंद्र कहते हैं। एक बात और जब यहाँ से इसको मिलाओगे मीडियन, यहाँ से इसको मिलाओगे
एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये जो तीनों मीडियन हमने खींचे ना, इस पॉइंट पे जाके मिलते हैं सेंट्रोइड पे, तो सेंट्रोइड को जनरली हम जी से डिनोट करते हैं। बेटा सेंट्रोइड जो होता है ना, वो ट्रायंगल को 6 बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है, जितना एरिया इसका उतना ही 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 इसका। आप मैं कैसे समझाते हैं? देख, एक बात बताओ, ये ट्रायंगल समझने की कोशिश करना, इसे ये जी है सेंट्रोइड, इसको मैं इससे मिला इसको मैं इससे मिला और अगले पेज पर देखिए, आप इस बात से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, बहुत बढ़िया से ये वाकिफ हैं, मेरी बात को समझते हैं कि जहाँ मीडियन में होगी तो वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को जाके मिलाएं। अगर मैं यहाँ से इस वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को जाके मिला दूंगा तो मेरे बच्चे की मेरी मीडियन कहलाएगी, ये मेरी क्या कहलाएगी? मीडियन। ये मेरी मीडियन कहलाएगी और मीडियन जो होती है ये को दो बराबर हिस्सों में बांटती है, ये एरिया एक होगा तो ये एरिया भी एक होगा, यानी अगर ये एरिया मेरा मान लो 100 था पूरी ट्रायंगल के एरिया, तो ये एरिया 50 होगा तो ये एरिया भी कितना होगा? क्या किसी भैया को दिक्कत है? बोलो। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है इस बात पे तो जरा आगे समझिए, यहाँ कहीं जी सेंट्रोइड होता है ना, यहाँ जी है। अब दोस्त अगर मैं इसको इससे मिला दूँ, इसको इससे मिला दूँ देखो 10 सेकंड का समय लगेगा, कहाँ से पढ़ के समझाएं इससे पहले आपको आओ एक बात और बतानी रहेगी, वो कोई भी ट्रायंगल है और अगर हम उसमें तीनों मीडियन खींचते हैं, एक मीडियन ये खींचते हैं, एक मीडियन ये खींचते हैं और एक मीडियन तीनों मीडियन जो खींचते हैं जिस पॉइंट पे जाके मिलती है उस पॉइंट को सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है। और जो सेंट्रोइड होता है ना भाई, वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में बढ़ता है, ये लेंथ 2 होगी मेरे बच्चे, ये लेंथ 1, यानी इनका रेशियो 2:1 है, ये लेंथ 2 होगी ये लेंथ 1, ये लेंथ 2 होगी ये लेंथ 1। इसका मतलब ये नहीं कि सारी लेंथ बराबर है दोनों में, इसका मतलब ये 20 होगी ये 10 हो जाएगी, ये 24 होगी ये 12 हो जाएगी, ये 26 होगी ये 13 हो जाएगी, यानी रेशियो 2:1 होता है। ये लेंथ 2 वर्टेक्स से सेंट्रोइड की लेंथ 2 तो सेंट्रोइड से मिड पॉइंट की लेंथ 1, वर्टेक्स से सेंट्रोइड की लेंथ 2 तो सेंट्रोइड से मिड पॉइंट की लेंथ 1, वर्टेक्स से सेंट्रोइड की लेंथ 2 तो सेंट्रोइड से मिड पॉइंट की लेंथ 1, क्लियर है? ये दोनों में ऐसा क्यों होता है समझा, पहले इसको समझा लेते। आओ दोस्तों एक बात बताओ यार, पूरी ट्रायंगल के एरिया कुछ मानना, मैं मान लेता हूँ पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 यूनिट, कुछ भी मानना तब मैं, अब मैं यहाँ से सामने वाली लाइन पे कुछ नहीं खींच रहा, तरीके से इसके मिड पॉइंट को मिला, ठीक है दोस्तों, ये मिला। आप अच्छे से इस बात को समझ गए कि पूरी ट्रायंगल के एरिया 6 था, तो इसका एरिया 3 होगा, इसका एरिया किसी भाई को दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ कि अगर जी इसका सेंट्रोइड, यहाँ पे जी होगा, जी इसका केंद्र है, और आपको अभी बताया कि यार वर्टेक्स से सेंट्रोइड की लेंथ अगर 2 यूनिट होगी तो सेंट्रोइड से मिड पॉइंट की लेंथ 1 यूनिट, वर्टेक्स से सेंट्रोइड की लेंथ 2 तो सेंट्रोइड से मिड पॉइंट की लेंथ 1, इसको इससे तो बता इसको इससे। अब एक बात अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ मैं काला रंग चला दूँ, तो काला रंग चला दूँ आपको दिखाई देगा ऊपर एक ट्रायंगल, हमने पूरी का एरिया 6 माना था तो इस वाली ट्रायंगल के एरिया 3 आया था। अब इस पूरी त्रिभुज का एरिया 3 है और ये बेस की लेंथ 2:1 में है, और अभी एक थ्योरम समझाई थी, कभी समझाई थी, अगर किसी ट्रायंगल की 2 या 2 से अधिक त्रिभुज है, अगर 2 या 2 से अधिक त्रिभुज है तो आधार एक सीधी रेखा पर आधारित है, जैसे इस सीधी रेखा पे ही इस वाली ट्रायंगल का बेस और इसी पे ही इस वाली ट्रायंगल का बेस है। तो अगर 2 या 2 से अधिक त्रिभुजों के आधार एक उपनिश्चित शीर्ष रेखा पर है, मतलब एक सीधी रेखा पर है इन दोनों त्रिभुजों के आधार और इनका एक उपनिश्चित शीर्ष भी है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो इनके आधार की लंबाई का अनुपात है। अगर आधार की लंबाई का अनुपात 2:1 है तो क्षेत्रफल को भी 2:1 में बांटेंगे, क्षेत्रफल 6 था तो 6 को 2:1 में बांटेंगे, तो आप अच्छे से समझते हैं ये क्षेत्रफल 4 आएगा मेरे भाई, ना सॉरी ये कितना आया था 3, ये 6 तो पूरी ट्रायंगल का था, 6 में से ये मीडियन खींची थी आधा बचा, तब 3 को 2:1 में बांटेंगे तो ये एरिया 2 आएगा और ये एरिया मेरे बच्चे 1 है। अब बात आई समझ, बहुत अब आ गया, अब यहाँ लाता हूँ। अब ये बताओ अगर मेरे दोस्त मैं आपको समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए कह देता हूँ कि इसको इससे मिला, एक बात और बताओ मुझे क्या, कि इस वाले वर्टेक्स से मैंने सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला है, तो इस वाली ट्रायंगल की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस वाली ट्रायंगल की ये मीडियन ही तो हुई, और ये पूरी बड़ी ट्रायंगल की भी मीडियन है और इतनी छोटी ट्रायंगल की मीडियन है, यानी अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ, यानी इनको अगर मिटाता चला जाऊँ तो मेरे भैया इस बात को आप समझोगे कि ये जो ट्रायंगल बनी इसमें, ये जो ट्रायंगल बनी भैया, ये जो ट्रायंगल बनी इसमें इस वर्टेक्स से मिड पॉइंट कोई तो जा रही थी, तो ये भी मीडियन, ये भी क्या हुई मीडियन, और अगर ये मीडियन हुई तो ये भी इस एरिया को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, तो अगर मेरे भाई ये एरिया, ये वाला एरिया एक है तो ये वाला एरिया भी कितना आएगा, ठीक है, ये वाला एरिया भी कितना आएगा दोस्त 3। अब जरा और ध्यान दीजिए, अगर ये एरिया सेम है, अगर ये एरिया सेम है तो थोड़ी देर के लिए देखिए मेरी बात को कि भैया ये एक है ये एक है, ऐसे ही अगर इस लाइन को मैं सीधा लेके जाऊँ आगे तो ये भी इसी तरह दो हिस्सों में बांटेगा, क्योंकि 2 था तो मिड पॉइंट हुआ, यहाँ से मीडियन डाली थी, एरिया एक तो ये एरिया भी, ऐसे यहाँ से मीडियन खींचेंगे, ये पूरा 3 था ये तो ये 2 था, ये भी एक ये। और ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि अगर किसी ट्रायंगल में तीनों मीडियन खींच दी जाती हैं तो वो त्रिभुज को 3 बराबर ना 6 बराबर क्षेत्रफलों में बांट देती है, 6 बराबर क्षेत्रफलों में बांट देती है ना, कितने इक्वल एरिया में बांट देती है जी, 6 बराबर क्षेत्रफलों में बांट देती है। दूसरी बात क्या, ये मेरे बच्चों एक कॉन्सेप्ट और जान लो, अगर ये ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल है और ये इसका सेंट्रोइड, इसका सेंट्रोइड है जी, अगर इसका केंद्र, तो अभी मैंने एक बात सिखाई आपको कि भैया अगर ये सारी मीडियन खींच देती तीनों, ये वाली खींची, ये वाली खींची, ये वाली सारी सीधी सीधी, ये 6 बराबर एरिया बांटेगी, एरिया एक है तो ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, ये भी एक होगा, ये भी। अब मैं आपको कहूँगा इस वाली लाइन को हटा देते हैं, इस वाली लाइन को भी हटा देते हैं और इस वाली लाइन को भी हटा देते हैं, आप कहोगे तो सर फिर ये एरिया बन गया 2, सॉरी ये एरिया बन गया जी 2 है ना, ये एरिया कितना बन गया जी 2, पक्का ये एरिया बन गया 2, ये 1 जमा 1 एरिया 2, ये भी 1 जमा 1 2 और ये भी यहाँ से काट रहे थे 1 जमा 1 2, तो आपने देखा ये एरिया और ये एरिया भी आपस में बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी ट्रायंगल में सेंट्रोइड से उसके तीनों शीर्षों को मिला देंगे, तीनों शीर्षों को मिला देंगे तो ये त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफलों में बांटते हैं, 3 बराबर क्षेत्रफलों में बांटते हैं, त्रिभुज को 3 बराबर क्षेत्रफलों में बांटते हैं।
क्या मेरी बात समझ पाए? 3 इक्वल एरिया में बांट देते हैं। पक्का? अब आते हैं सवाल पे जो था हमारा, पढ़ो जी सवाल। देखिए जी, कह रहा भैया त्रिभुज एबीसी में 80 माध्यिका है। खींचते हैं हम। कह रहा जी एक ट्रायंगल है, इसका नाम है एबीसी, ये बीसी। अब कह रहा है कि बीडीई का क्षेत्रफल 20 है। कहता है एबीसी में एडी माध्यिका है। एडी क्या है जी? माध्यिका, यानी डी मिड पॉइंट है। अगर डी मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में बांटे। बात समझ में आ रही? कह रहा जी अब आगे कह रहा है कि बीई माध्यिका है, आगे बीई भी माध्यिका है, बीई भी मीडियन है। त्रिभुज एडीबी में बीई भी मीडियन है। एक बार जरा इतनी बात समझो, फिर आगे समझाता हूं कहानी को। आइए जी दोस्तों, देखिए अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए थोड़ी देर के लिए। सिर्फ इस वाली ट्रायंगल को देखिए, ए बी डी, ये ट्रायंगल कह रहा जी बीई मीडियन है। बीई क्या है भाई? मीडियन। अगर इस वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को लेंगे मीडियन, और अगर ये मिड पॉइंट हुई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था मीडियन जो होती है वो एरिया बाई सेक्टर होती है, एरिया को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा। अब कह रहा है बीडीई का एरिया है 20, बीडीई का एरिया, ये एरिया 20 है भैया, ये एरिया में दोस्त कितना होगा? 20। तो ये 20 है, ये 20 है, तो पूरा एरिया कितना बना? 40 है ना। ये एरिया पूरा मेरे बच्चों बना 40, ये पूरा एरिया बना दोस्त 40 है ना। ये एरिया बना 40 है ना, ये एरिया बना 40, ठीक है। अब एक चीज बताऊंगा, डी क्या है? मिड पॉइंट। तो मेरे भाई ये भी तो एक मीडियन है, और ये मीडियन है, इसलिए ट्रायंगल को तो इक्वल एरिया में बांटा हुआ। ये एरिया 40 है, ये भी 40 होगा, तो पूरी बड़ी ट्रायंगल की एरिया कितना होगा? 80। और एबीसी का एरिया पूछो उसमें, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है ना। करो जी। भाई ये सवाल तुमसे नहीं होगा अभी, पूरे टाइम बताना मुझे। करो ये सवाल। देखो जी, कह रहा है कि एबीसी एक समकोणीय त्रिभुज है, कोण भी 90 है, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। बी 90 डिग्री है, ये बी है, ये 90 डिग्री है एबीसी। और दोस्तों आगे कह रहा है कि बीडी मध्यिका है, वो त्रिभुज का केंद्र है। भाई बीडी मध्यिका है, अच्छा साइड इधर किसने? एबी 9 है, बीसी एसी 41 है। बेटा ये बताओ कि बीसी निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? बोलो बीसी निकाल पाओगे कि नहीं निकाल दोगे? निकाल देंगे, बीसी होगी 40, मारो गोली नहीं। अब ये बताओ कि इसका जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होना है वो इस ट्रायंगल का क्या होगा? मैं अगर आपसे ये पूछूं कि हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट इस ट्रायंगल का क्या होगा, तो आप जवाब देंगे सर हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है वो सर्कम सेंटर होता है, ट्रायंगल का सर्कम सेंटर, बाहर वाले सर्कल का सेंटर। और इस सेंटर से ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स की जो लेंथ रहती है बराबर रहती है ना, और इस इक्वल लेंथ को ही हम सर्कम रेडियस कहते हैं। तो ये 41 है, तो ये 41/2, 41/2, तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी मेरे भाई? 41/2, यानी ये डी है, तो बीडी की लेंथ होगी 41/2। बीडी की जो लेंथ होगी वो आएगी 41/2। अब कह रहा है जी ओ जो है वो त्रिभुज का केंद्र है, ओ सेंट्रोइड है। तो सेंट्रोइड हमेशा मेरे बच्चों किस पे लाई करता है? आप कहेंगे सेंट्रोइड लाई करता है इस पे जी, मीडियन पे। और बीडी बीडी मीडियन होगी, वर्टेक्स से सामने वाले सेक्टर मिलाने वाले मीडियन होगी। तो बीडी की लेंथ 41/2, ये जी सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में बांटता है? 2:1, यानी वर्टेक्स से सेंट्रोइड की लेंथ 2, तो सेंट्रोइड से मीडियन की लेंथ, मिड पॉइंट की लेंथ 1। तो कह रहा है जी ओ बी का और ये जो जी दे रखा है ना, इस जी का नाम दे रखा है उसने क्या? ये जगह होगा। तो अगर आप ओ बी बताओ, यानी ये वाली लेंथ बताओ, तो भैया इसको 2 हिस्सों में बांटेंगे, तो बीओ इस टू ओडी बांटोगे 2:1, तो ये आएगा 41/2 गुना 2/2 आंसर आएगा 41/2। तो बीओ की जो लेंथ आएगी मेरे बच्चों वो आएगी 41/2 है ना। बीओ की जो लेंथ आएगी वो आएगी 41/2। और करेक्ट? अच्छा आओ जी दोस्तों, एबीसी त्रिभुज है, बीआई सीआई एबीसी और बीएसी के कोण समद्विभाजक है यदि बीएसी 50 डिग्री।
ABC त्रिभुज BICI कोण ABC इस वाले कोण के BI से विभाजक है और इस वाले कोण का भी कोण से विभाजक है। ये बात तो BIC याद करो यार, ये BIC 50 है, ये तो मैंने 50 बार करा रखा है। अगर इसके एंगल बाइसेक्टर खींच रहे हो तो ये वाला कोण हमेशा ही 90 + 50/2 यानी 25 नंबर 115 डिग्री आएगा। और अगर एक्सटर्नल का बाइसेक्टर खींच के मिलाते हैं तो 90 - A/2, ठीक है। बस आंसर समझ रहा है। बहुत प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल। आओ दोस्तों, सवाल को समझो। कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं 12 16 20 है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 12 16 20 एक ट्रिप्लेट बनाता है। और अगर 12 16 20 एक ट्रिप्लेट बना रहा है यानी राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है दोस्तों। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड 12 है, ये 16 है, ये 20 है। राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज होता है, उसका जो मिड पॉइंट होता है, ये कहलाता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर हिंदी में कहते हैं परिकेंद्र, परिकेंद्र है ना। और ये जो वैल्यू रहती है, ये मेरा रहता है ऑर्थो सेंटर, ये रहता है ऑर्थो सेंटर। हिंदी में कहते हैं इसे लंब केंद्र, हिंदी में कहते हैं इसे लंब केंद्र, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, वो कुछ नहीं, सर्कम रेडियस होती है। वो क्या रहती है मेरे भाई? सर्कम रेडियस होती है। तो अगर हाइपोटेन्यूज 20 है तो ये लेंथ 10 होगी, ये लेंथ 10 होगी, तो सर्कम रेडियस की लेंथ भी क्या आएगी? तो आंसर आ गया 10। एक लाइन और भी लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ये हिंदी वाले लिखेंगे पहले, मैं बोल देता हूं बाद में लिख लेना, कि किसी समकोण त्रिभुज में उसके लंब केंद्र व परिकेंद्र के बीच की दूरी हमेशा ही कर्ण की आधी होती है। ये वाला कर्ण होता है, इसकी आधी होती है। अगर 20 है तो 10 होगी। इंग्लिश वाले लिख ले, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इज ऑलवेज द या इज ऑलवेज बी हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, इज ऑलवेज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। पक्का? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं? बात आ गई समझ में? चलो, कई बार ऐसा लिखा जाता है, पेपर में एक बार सवाल आया, और क्या सवाल आया कि भाई किसी राइट एंगल ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया ऑप्शन दिया मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड क्या कहलाती है? तो ध्यान रखना, हमेशा मीडियन कहलाती है, क्योंकि ऑर्थो सेंटर यहाँ होता है, सर्कम सेंटर यहाँ होता है, और वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन कहलाती है, लाइन मीडियन कहलाती है। ध्यान देना इस बात पे, सवाल पूछा गया और आगे पूछा जाएगा, बस मत जाना पेपर में। आइए जी, ये तो भैया सीरीज का क्वेश्चन, मैं सीरीज का डालूंगा, वहीं देखते हैं इस क्वेश्चन को। पढ़िए जी, त्रिभुज PQR में सी केंद्रक है, और मैं सीरीज के सारे क्वेश्चन आज तक जितने भी आए हैं ज्योमेट्री के और ट्रायंगल के सारे क्वेश्चन आपके पैसेज में मिल जाएंगे आपको एज इट इज, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है। आइए जैसा कहता है त्रिभुज PQR में सी केंद्रक PQ ट्रायंगल बनेगा। ये बेटा कोई ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ये P है बाबू, ये Q है, ये बाबू, बेटा इसी में परिभाषा। मेरा PQ की लेंथ है 30, QR की लेंथ है 36, PR की लेंथ है 50। फाइन। यदि DQR का मध्य बिंदु, DQR का मध्य बिंदु, इस पॉइंट इज डी एंड इट इज मिड पॉइंट, तो CD की लंबाई कितनी है? तेरी CD अच्छा सी केंद्रक है, ओके, सी केंद्रक है भाई। आज इसको यहीं छोड़ लो, क्योंकि इस पे लंबा डिस्कशन होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ाना है इसमें पूरा पूरा। हाउ टू गेट द लेंथ ऑफ ए मीडियन, मीडियन की लंबाई कैसे निकालते हैं, ये बहुत भयंकर, बहुत बड़ी चीज़ है, कल इसको डिस्कस करें आज।